बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी 100-501 की, और आप सबको मेरे लेक्चर्स भी अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके व्हाट्सएप पे हेल्प ले सकता है। जहाँ से भी कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही हो या मेरी कोई भी मिस्टेक हो तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 29 तक हमने अपना सिलेबस कवर कर लिया। आज हमारा लेक्चर नंबर 30 है और इंशाल्लाह 2 वीडियोज़ में हम अपने अगले सारे लेक्चर्स कवर करने की कोशिश करेंगे। जो मेन पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको बेसिक कंसेप्ट दूंगी और एग्जांपल्स को कैसे सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के आ जाए तो उनको आपने कैसे सॉल्व करना है, एमसीक्यूज, हर चीज़ साथ साथ हाईलाइट करती जाऊंगी ताकि आप लोगों का टाइम भी ना वेस्ट हो के हर एक चीज़ के लिए आपको अलग अलग वीडियो देखनी पड़े और आपका जो है वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपको एमसीक्यूज भी पता चल जाए, शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी, सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो लेक्चर नंबर जो 30 है वो हमारा अबाउट अ डायगोनलाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले जो है वो डायगोनलाइजेशन होता क्या है कि हमारे पास एक मैट्रिक दिया हुआ होता है, उस मैट्रिक को हमने एक फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, जो कि फॉर्म हमारे पास जहाँ पे गिवन है, जिसको कहते हैं A = PDP इनवर्स। ज़्यादा कोई जबरा नहीं है, इसको देख के घबराना नहीं है। ये सिंपल क्या है कि P आपके पास एक इन्वर्टिबल मैट्रिक होता है और इन्वर्टिबल मैट्रिक वो मैट्रिक होता है जिसके जो वेक्टर्स दिए गए होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, वो आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक होता है। और जो डी है आपका यहाँ पे यूज हो रहा है, इसको आप डायगोनल मैट्रिक कहते हैं। जब भी आपने इस तरह की कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करनी पड़ जाए, आपको या तो एग्जांपल में एक मैट्रिक दिया हुआ होता है ए का मैट्रिक, उससे फिर आपने पी का मैट्रिक भी निकालना होता है और डी का भी निकालना होता है। या फिर अगर शॉर्ट क्वेश्चन में देखा जाए तो वहां पे आपको तीनों मैट्रिक दिए जाएंगे। ए का मैट्रिक भी दिया जाएगा, पी का मैट्रिक भी दिया जाएगा और डी का भी दिया जाएगा। जस्ट आपने एक मैट्रिक फाइंड करना होगा, पी का इनवर्स फाइंड करना होगा। अगर 2x2 का मैट्रिक है तो जो बड़े मैट्रिक होते हैं 3x3 के या ज्यादा ऑर्डर के मैट्रिक होंगे, वहाँ पे आपको एक अलग से ट्रिक दी जाएगी कि उन मैट्रिक्स को आपने कैसे सॉल्व करना है। अपने वीडियो को पूरा देखना है और जो है वो कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो आपने बेशक पूछ लेना है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो जहाँ पे जो डी है वो आपको मैंने पहले बता दी है कि इसका क्या मतलब है। ये डायगोनल मैट्रिक होता है और डी आर ट्रिवियल टू कंप्यूट। डी को जो है वो कंप्यूट करना कितना आसान है वो हम देखते हैं। एग्जाम्पल है आपकी, यहाँ पे एक आपको डी का मैट्रिक दिया गया, देन आपने क्या करना है, यहाँ से डी का स्क्वायर निकालना है। तो 0 तो डी कहते हैं डायगोनल मैट्रिक को। ठीक है, डायगोनल वही मैट्रिक होते हैं जिनकी डायगोनल को छोड़ के बाकी एंट्रीज आपके पास 0 होती हैं, उनको आप कहते हैं कि वो आपका डायगोनल मैट्रिक है। यहाँ पे आपका एक डायगोनल मैट्रिक इन्होंने दिया हुआ है, इसका आपने जब स्क्वायर फाइंड करना है तो सिंपली आपने क्या करना है, डायगोनल्स का स्क्वायर ले लेना है, तो आपके पास डी का स्क्वायर आ जाएगा। डी की जो टर्म्स है वो आप टू डी की पावर के तक, डी की पावर एन तक आप जो है वो फाइंड कर सकते हैं, जबकि के जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 के होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इसकी बस यही एग्जांपल थी। आपने जो है वो अगर सिंपल इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको आ जाए कि डी दिया हुआ, डी का स्क्वायर फाइंड करना है, तो सिंपली ये इस तरीके से आप लिख भी सकते हैं। ये 2 स्टेप दरम्यान में ये भी स्टेप इंक्लूड कर सकते हैं। अगर इसको आप स्किप करना चाहे तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, डी स्क्वायर = 5 स्क्वायर और 3 स्क्वायर और बाकी 0 0 ऐसे। बाकी अगर इसको आगे सॉल्व करना है तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर आपका 9 आ जाएगा। 25 0 0 और 9 आपका एक नया मैट्रिक बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्यूब भी ले सकते हैं, आप 4 भी ले सकते हैं, 5 6 7 जितनी टर्म्स मर्जी ले सकते हैं। सिर्फ आपने क्या करना होगा, डायगोनल्स की पावर रहनी और कैलकुलेटर पे आप इजीली इनको ले सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें भी सेम इसी तरीके से ये, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका ये जो फार्मूला दिया हुआ है इसको यूज करके आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ए का मैट्रिक दिया हुआ है, पी का भी दिया हुआ, डी, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आपको तीनों मैट्रिक भी दिए हुए हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और 2 भी मैट्रिक दिए हुए हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों मैट्रिक दिए हुए, इन्होंने कहा कि ये फार्मूला आपने कंप्यूट करना है। 3 मैट्रिक दिए हुआ, सबसे पहले आपने क्या करना है, इधर से इस फार्मूले को देखा जाए तो ए किसकी इक्वल है, पी डी पी इनवर्स की इक्वल है। ए के आपने जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, ए के का फार्मूला आपने निकालना है, तो ए = पी डी पी इनवर्स है। तो यहाँ पे आपके पास पी की वैल्यू भी है, डी की भी है, ए की भी है, बट पी इनवर्स की वैल्यू नहीं है। तो पी इनवर्स की वैल्यू सबसे पहले आपने फाइंड कर लेनी है। सिंपल है, आपने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा होगा इनवर्स कैसे करते हैं। 2x2 मैट्रिक का फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक। तो उसी तरीके से आपने जो है वो इसका इनवर्स ले लेना है। एडजॉइंट का फिर बता देती हूँ, एडजॉइंट आप कैसे लेते हैं, जो आपका जे वाली दोनों टर्म्स होती हैं इनकी आप जगह चेंज करते हैं और इन दोनों के आपकी जो है वो साइंस चेंज होते हैं, और फिर जो आपका डिटर्मिनेंट आता है उसको आप डिवाइड कर देते हैं उसके साथ। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, आप
इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दरम्यान में आपका माइनस आता है, फिर उसको डिटर्मिनेंट हो जाता है। तो वो फाइंड करने के बाद यहाँ पे जो मैट्रिक आपका बना है 2 1 -1 और 1 बना है, फिर आपने ये फार्मूला लिख लेना है। अब ये जो दरम्यान में ये जो सारी चीज लिखी हुई है ये जस्ट एक समझाने के लिए लिखी हुई है। अगर डायरेक्ट इस चीज को देखा जाए तो मैं आपको बताऊं तो ए स्क्वायर जो आपने फाइंड करना है वो इज इक्वल टू आपके पास होगा पी डी स्क्वायर पी इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे अगर ए का स्क्वायर बनेगा तो दूसरी साइड पे किस पे इफेक्ट पड़ेगा, सिर्फ आपके डी वाले मैट्रिक पे इफेक्ट पड़ेगा, जहाँ पे डी का स्क्वायर बन जाएगा। अगर आप इस चीज को स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं, मैं आपको जो है वो ये वाला जो आपका फार्मूला है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दफा बता देती हूँ कि ये इसने कैसे लिखा है। यहाँ पे ए का स्क्वायर था तो ए किसके इक्वल है, क्वेश्चन में पी डी पी इनवर्स के इक्वल है, तो ए का स्क्वायर है तो इन दोनों का भी स्क्वायर हो जाएगा। जब इनको आज ने मल्टीप्लाई किया तो पी डी पी इनवर्स को पी से मल्टीप्लाई करके इनको एक पैरेंथेसिस में लिखा क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे इसने आइडेंटिटी मैट्रिक दरम्यान में लिख दिया। अब डी को डायगोनल जो मैट्रिक होता है उसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक से मल्टीप्लाई करें। आइडेंटिटी मैट्रिक अगर 1 0 0 1 2 + 2 का होता है तो वो आपके पास दोबारा से डायगोनल मैट्रिक आ जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे इसने क्या किया, आइडेंटिटी मैट्रिक को स्किप करके पी डी और पी इनवर्स, तो सिंपल वही बात बन जाएगी पी डी स्क्वायर पी इनवर्स। ठीक है, जो कि यहाँ पे इसने निकाली है, जो डायगोनल मैट्रिक था उसका यहाँ पे स्क्वायर हो गया, फिर इन तीनों मैट्रिक्स को ऐसे लिख लिए। जब अब क्वेश्चन में क्या गिवन था, आपने ए की पावर के फाइंड करनी थी। जब ए की पावर के है तो आपके पास क्या होगा, जो डायगोनल मैट्रिक का आपका उसकी पावर आप के ले लेंगे। अगर ए की पावर 3 फाइंड करनी है तो सिंपली यहाँ पे आपके पास जो डायगोनल मैट्रिक होगा उसकी पावर आपके पास 3 आ जाएगी। ये चीज आपने बस माइंड में रखनी है, दरम्यान में आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ ए की पावर 3 फाइंड करनी है तो पी डी की पावर 3 पी इनवर्स। अगर ए की पावर आपने 5 फाइंड करनी है तो ए की पावर 5 इज इक्वल टू पी डी की पावर 5 पी इनवर्स। ए की पावर के फाइंड करनी है तो पी डी की पावर के पी इनवर्स। ठीक है, इन सबको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपके पास ये सिस्टम आ गया। मल्टीप्लिकेशन तो आपको अब आगे होगी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड रो को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये मैट्रिक बनेगा। फिर इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ये एक मैट्रिक आ जाएगा। यहाँ पे ये एक्टिविटी दी हुई, यहाँ पे C4 फाइंड करना है तो C4 जब आपने फाइंड करना है तो यहाँ पे सिंपल डी की पावर 4 आ जाएगी। और उसी तरीके से पी का मैट्रिक दिया हुआ पी इनवर्स आपने फाइंड कर लेना है और इसी तरीके से आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ये इसका एक आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपने लाजमी देखने हैं, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में जो सॉरी एमसीक्यूज में ज्यादातर रिपीट हुए हैं। स्क्वायर मैट्रिक इज सेड टू बी द डायगोनलाइजेबल इफ A is similar to diagonal matrix, that is if A is equal to PD P inverse for some invertible matrix P and some diagonal matrix D। यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक है, ए जो है वो आपका एक स्क्वायर मैट्रिक है, उसको डायगोनलाइजेबल तब कहेंगे कि जब जो ए का मैट्रिक है वो आपका सिमिलर होगा डायगोनल मैट्रिक के। और जो ये इक्वेशन है ये आगे भी आपको बताया कि पी आपका एक इन्वर्टिबल मैट्रिक होता है और डी आपका एक डायगोनल होता है। थ्योरम नंबर 1 है, इसको देखें, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एमसीक्यूज में 2 तरह से रिपीट हो सकते हैं। एक आया था अभी जो क्विज हो रहे हैं उसमें भी ये चीज रिपीट हो रही है कि एन क्रॉस एन मैट्रिक ए इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ ए हैज एन लीनियरली इंडिपेंडेंट इगन वेक्टर। ठीक है, एक तो इस तरीके से हो रहा है कि डायगोनलाइजेबल इसका करेक्ट आंसर है और एक इस तरीके से जो है वो आ रहा है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट जो है ये इसका एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, कि एन क्रॉस एन का एक मैट्रिक है वो डायगोनलाइजेबल तब होगा कि जब आपका जो इगन वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट कब होता है कि जब वो एक दूसरे के मल्टीपल नहीं होते, और डिपेंडेंट तब होता है कि कोई फर्स्ट वेक्टर है या सेकंड वेक्टर है वो फर्स्ट का मल्टीपल है तो उसको आप कहते हैं कि वो आपका डिपेंडेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा इसका प्रूफ है, इसको आप जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। देन आपके एग्जांपल्स हैं, इनको डायगोनलाइज करना है इस मैट्रिक को अगर पॉसिबल हो तो। इफ पॉसिबल ए इज इक्वल टू, ये एक मैट्रिक दिया हुआ है तो सबसे पहले जो है वो क्या करना होता है, डायगोनलाइज करने के लिए सबसे पहले हमें ए सिर्फ अब एक मैट्रिक दिया गया। ठीक है, अभी हमने पी का मैट्रिक भी फाइंड करना है, फिर हमने डी का मैट्रिक भी फाइंड करना है, तो फिर इसको इस फॉर्म में हम लिख सकेंगे ए इज इक्वल टू पी डी पी इनवर्स विच कैन बी डन इन द फॉलोइंग 4 स्टेप्स। कुछ स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले अपनी इगन वैल्यूज फाइंड करनी है। इगन वैल्यू फाइंड करने का तरीका मैंने आपको लेक्चर नंबर 28 में अच्छे तरीके से समझा दिया था। वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपने लगानी है। लैम्डा आइडेंटिटी मैट्रिक जो होता है जिसका ऑर्डर का आपका ये मैट्रिक होगा उसी ऑर्डर का आपका आइडेंटिटी मैट्रिक होगा, उसके साथ आपने इसको लैम्डा को मल्टीप्लाई करना है, फिर आपका जस्ट डायगोनल चेंज होगा, वहां से अपने इगन वैल्यूज निकाल लेनी है। इगन वैल्यूज निकालने के बाद फिर उन एक इगन वैल्यू को यूज करके पहले
एक इगन वैल्यू यूज करेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, वहां से आपके इगन वेक्टर्स निकलेंगे। इगन वेक्टर्स जब आपके आ जाएंगे दोनों, तो जो एक मैट्रिक होगा आपका, वो आपका होगा पी का मैट्रिक होगा। जो आपके जो वेक्टर्स निकलेंगे उसको आप पी का मैट्रिक बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसने बना दिया है। पी का मैट्रिक कैसे बनाया, जो वेक्टर निकले। ठीक है, v1 v2 v3, ये 1 -1 1 -1 1 0 एंड -1 0 एंड 1, ये आपके x1 v1 v2 और v3 आपके जो है वो इगन वेक्टर्स निकले हैं। ये आपका पी का मैट्रिक है। और जो डी का मैट्रिक होता है वो आपका डायगोनल्स होता है। जो आपकी इगन वैल्यूज होती हैं उनको आप डायगोनल में लिख देते हैं, और बाकी जो इसकी टर्म्स होती है वो जीरो हो जाती हैं। फिर जो लास्ट स्टेप होता है उसको चेक करने के लिए यहाँ पे वो तरीका जो मैंने आपको पहले बताया था कि पी के इनवर्स से हम कैसे बच सकते हैं। जब 2x2 का मैट्रिक होगा फिर तो हम पी का इनवर्स इजिली फाइंड कर सकते हैं, बट जब ज्यादा बड़े मैट्रिक आ रहेंगे तो फिर हमने इनवर्स कैसे फाइंड करना है, मतलब इस चीज को स्किप करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, जो पी का इनवर्स है ये साइड पे इनवर्स मैच, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये ए के मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दोनों ए पी इज इक्वल टू पी डी हो जाएगा। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ज्यादा फास्ट स्टेप इनवर्स फाइंड करने से। तो आप कैलकुलेटर यूज करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और आप अगर लिख के करना चाहें तो तब भी आप कर सकते हैं। एक दो स्टेप दरम्यान में इंक्लूड करके इनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका आंसर जो है वो सेम आ जाएगा। आगे बिल्कुल सेम इसी तरीके से एग्जाम्पल्स है, जिनको आपने ट्राई करना है, हो जाएंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। ये आपका थ्योरम है, n क्रॉस n का मैट्रिक है विद डिस्ट्रिक्ट इगन वैल्यूज। अगर उसकी जो n डिस्ट्रिक्ट इगन वैल्यूज होंगी तो उसको आप डायगोनलाइजेबल कहेंगे। ठीक है, अब n डिस्ट्रिक्ट इगन वैल्यूज का क्या मतलब है कि जिस ऑर्डर का आपका मैट्रिक होगा उसी उतनी ही आपकी जो है वो इगन वैल्यूज आनी चाहिए। अगर ऑर्डर आपका मैट्रिक का ऑर्डर 3x3 का है तो इट्स मीन आपकी जो इगन वैल्यूज है वो भी 3 आनी चाहिए। और इगन वेक्टर जारी बात है वो तो 3 आएंगी, क्योंकि जब आपकी इगन वैल्यूज 3 है तो आप 3 इगन वैल्यूज को पुट करेंगे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से जो आपका मैट्रिक बना है उसमें, तो आपके वेक्टर्स ऑब्वियसली 3 ही आएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने करना है। और जब आपका कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक आ जाता है, उसके अपर पे या लोअर पे 0 आ जाते हैं तो उसको आप ट्रायंगुलर कहते हैं। तो फिर जो दरमियान में आपका जो डायगोनल होता है ना, वो आपकी इगन वैल्यूज होती है। फिर आपको उस मैट्रिक की इगन वैल्यूज को फाइंड करने की जरूरत नहीं होती, यानी कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लगा के आप डायरेक्ट जो है वो उन वैल्यूज को यूज करके 5 0 और -2 जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, इनको यूज करके आप आगे इगन वेक्टर्स इसके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे थ्योरम नंबर 3 है, जितना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक दफा थ्योरी से इसको रीड कर लीजिएगा। इसमें से कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी आपका जो ट्रायंगुलर मैट्रिक है, जैसे ये देखें इसने यहाँ पे सोल्व किया ट्रायंगुलर मैट्रिक है, तो ये इसकी इगन वैल्यूज है सारी 5 5 -3 और 3। ठीक है, इनको यूज करके अब दो, मतलब जब सेम हो जाए ना तो फिर एक ही इगन वैल्यू आपने पुट करनी होती है, तो वहां से ऑटोमेटिकली आपके पास 2 वेक्टर बन जाते हैं। ठीक है, 5 5 -3 और -3, तो एक दफा आपने 5 पुट कर देना, एक दफा -3 पुट कर देना, तो आपके पास ऑटोमेटिकली 4 वेक्टर जो है वो आ जाएंगे। वहां से एक आपका पी का मैट्रिक बन जाएगा। जो पी का मैट्रिक होगा, आगे भी आपको बताया कि जो पी का मैट्रिक होता है वो हमारे पास जो हमारे वेक्टर्स होते हैं उनको हम लिखते हैं पी के मैट्रिक में, और जो डी का मैट्रिक होता है उसमें हम डायगोनल में अपनी इगन वैल्यूज लिखते हैं, और बाकी सारी टर्म्स जो है वो हमारी 0 होती हैं। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 7 है, इसमें ए की पावर 8 कंप्यूट हम निकालनी है, जबकि ए का मैट्रिक हमें दिया हुआ है। तो सिर्फ एक मैट्रिक दिया हुआ, जिसका मतलब है कि अब हमने यहाँ से पी का मैट्रिक भी निकालना है और डी का भी निकालना है, और फिर उसके बाद हमारा ए 8 जो है वो कंप्यूट होगा, जो कि हमने इक्वेशन पढ़ी है पी डी पी इनवर्स होती है। तो फिर यहाँ से सिंपली इसका पी का मैट्रिक भी निकाल लिया, डी का भी, फिर पी का इनवर्स निकाला, और सिंपली ए की पावर 8 निकालनी है, तो जो डायगोनल मैट्रिक होगा उसकी पावर 8 हो जाएंगी, और आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस लेक्चर नंबर 30 आई होप सो आप सबको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। देन आगे है हमारा लेक्चर नंबर 31। लेक्चर नंबर 31 में हमने अबाउट इगन वेक्टर्स और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने। इगन वेक्टर्स और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तकरीबन सेम चीजें हैं, इसमें जस्ट जो है वो इंक्लूड है आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड होगी। सिंपल सी चीजें हैं, ज्यादा मतलब मुश्किल नहीं है, तकरीबन सेम ही है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। द मैट्रिक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें जो है वो फर्ज करेंगे एक मैट्रिक आपको n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में दिया गया है, और जो W आपका एक मैट्रिक है जो दूसरे वेक्टर स्पेस होगी वो m डायमेंशनल है, यानी कि m क्रॉस n या n क्रॉस m आप इसको कह सकते हैं वेक्टर स्पेस है, और T जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है V2 W पे।
तो इसको हम एसोसिएट करने के लिए किस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे आपका जो v का मैट्रिक है और w का वेक्टर है वो दोनों दी हुए, इससे आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी वो t ऑफ x होगी, और उससे आप जो है वो कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे c कोऑर्डिनेट ऑफ x। जैसे कि आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी है, c1 v1 c2 v2 अप टू cn vn टर्म्स तक होती थी, और वहाँ पे जो वेट्स होते थे, जो स्केलर्स आपके होते थे, उनको आप जो है वो कोऑर्डिनेट कहते थे, कोऑर्डिनेट ऑफ b, या जो भी वेक्टर के हिसाब से जो भी आपको दिया हुआ होता था। तो यहाँ से आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी वो बनेगी टी ऑफ एक्स और सी। यहाँ से जो बनेगी वो आपके बनेगी एक्स और बी, ठीक है, यानी कि बी कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स और यहाँ पे सी कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स आएंगे। तो यहाँ पे अपने ट्रांसफॉर्मेशन देख लें, सिंपल सी एक इसमें टर्म जो है वो इंक्लूड हुई है आपके पास, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी r1b1 प्लस अप टू rn इज इक्वल टू, यहाँ पे अब r1 r2 और rn टर्म्स तक जो आपके पास टर्म्स होंगी ये आपकी होंगी एज अ कॉन्स्टेंट, एज अ वेट्स यूज होंगी, और TB1 TB2 मतलब कि इसके ऊपर आप जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टी ऑफ एक्स सी इज इक्वल टू एम एक्स बी, ये आपके MCQs के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल है, इसको देख लें। एग्जाम्पल नंबर 1, सपोज दैट b इज इक्वल टू b1 b2 इज द बेस फॉर v, ठीक है, ये जो b1 और b2 है ये बेस है v के वेक्टर्स के लिए, और जो c है ये बेस है w के वेक्टर के लिए। जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो v to w हो रही है, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसके हिसाब से, और tb1 tb2 यहाँ पे दो वेक्टर्स आपको दिए गए, दो इक्वेशंस दी गई हैं। अब हमने फाइंड क्या करना है, m का मैट्रिक फाइंड करना है सिंपली रिलेटिव टू b एंड c, ठीक है। तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन लिख लेनी है, TB1C TB2C अप टू TBNC, ये आपकी इक्वेशन होती हैं। और जहाँ पे आपको सिर्फ दो वेक्टर्स आपने फाइंड करने हैं, दो वेक्टर्स हैं B1 और B2, तो सिंपली आपने लिखना है TB1C इज इक्वल टू 3 - 2 5, ये आपका यहाँ से वेक्टर बनेगा 3 - 2 5, और TB2C का आपका वेक्टर जहाँ से बनेगा 4 7 और -1 से। यहाँ पे जो m का मैट्रिक आपका बनेगा वो यही बनेगा, ये जो आपके वेक्टर्स हैं वो आपको m मैट्रिक में लिख देंगे, तो सिंपली जो है वो आपका ये मैट्रिक आ जाएगा, और ये चीज आपने यहाँ पे फाइंड करनी थी, ठीक है। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन v to v कैसे होती है, सिंपल सी ये भी चीजें हैं, यानी कि TBX को आप इस तरीके से लिख सकते हैं TB और XB, ये आपके MCQs क्लास से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको एक पोलिनोमियल दिया गया है, वो इसकी इक्वल है a1 प्लस 2a2b। सिंपली इसमें फाइंड क्या करना है, एक आपने b मैट्रिक फाइंड करना है t के लिए, और b जो क्या है वो बेस है 1t और t स्क्वायर की, और दूसरे पार्ट में आपने क्या करना है TPB इज इक्वल टू TB और BP फॉर ईच p इन P2, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं पोलिनोमियल को इक्वल रखा, तो यहाँ पे जो T1 आपकी होगी वो क्या होगी, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और जो विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे T दूसरा जो है वो यूज हुआ है वेरिएबल, जो यूज हुआ वो T है, तो उस हिसाब से इधर देखा जाए तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। जब T स्क्वायर आपने यूज किया तो यहाँ पे आपके पास 2T आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपके फिर तीनों वेक्टर बन जाएंगे T1B TB और T स्क्वायर B का, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे जो 0 है तो सारे 0 हो जाएंगे, t जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आता है तो 1 0 0, जब t स्क्वायर सेकंड पे आएगा तो 0 2 आपका 0, यहाँ पे फिर आपका जो TB का मैट्रिक है वो ये बन जाएगा। इन तीनों को आपने यहाँ पे लिख लिया। फिर यहाँ पे TBP इज इक्वल टू A1 प्लस 2A2 TB, यानी कि यहाँ पे आपने इसको किया A1 2A2 0, और ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसको आप इस तरीके से जो है वो कह सकते हैं कि ये आपका TB और PB है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टू ऑन Rn का क्या मतलब है कि जो आपका मैट्रिक होगा, जो आपके पास वेक्टर्स दिए गए होंगे उसमें सिर्फ कॉलम वेक्टर होंगे, ठीक है। इसमें कोई इतना खास इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ये आपका थ्योरम है। इस लेक्चर में बस यही इम्पोर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको बता दी हैं, और कोई इस तरह की इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो इस लेक्चर में नहीं है। आपने बस इन एग्जांपल्स को करना है, प्रैक्टिस करनी है, और आपको ये लेक्चर जो है वो इजीली समझ आ जाएगा। अगर लेक्चर नंबर 32 है, इसमें इगन वैल्यूज और इगन वेक्टर वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। यहाँ पे जो है वो आपको पीरियोडिक टाइम्स में जो है वो दिए जाएंगे, जो आपके इक्वेशंस होंगे वो कम्प्लेक्स रूट्स में होंगी, और मतलब तरीका सेम वही है, जस्ट यहाँ पे पॉइंट कुछ इंक्लूड हो जाएंगे, डेसिमल और वेक्टर्स इस तरीके से। यहाँ पे देखा जाए तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये बाकी ऊपर वाली तो वही सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है आपकी, उसको आपने देख लेना है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, यहाँ पे कहता है कि a is equal to 0 - 1 1 0, then the linear transformation x to ax on R2 rotate the plane counterclockwise to the quarter turns, ठीक है। अब यहाँ पे क्वार्टर टर्न्स का क्या मतलब है,
वो आपको बताती हूँ। ए आपको एक मैट्रिक है, द एक्शन ऑफ ए इज पीरियोडिक। अब पीरियोडिक क्या है? पीरियोडिक का मतलब ये है कि कोई भी आपको एक मैट्रिक दिया हो, उसको जा रहे हो एक ए को जा रहे हो एक ए को ए स्केयर किया, ए क्यूब किया, ए 4 किया। जब जितनी भी आप मल्टीप्लिकेशन करते जा रहे हो, एक पॉइंट आपका ये आता है कि दोबारा से आपका वही मैट्रिक वापस आ जाए, तो वहाँ पे जो है वो आपका वो पीरियोडिक बन जाता है। जैसे कि इस मैट्रिक को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो दोबारा से ये मैट्रिक आपका बन जाएगा। इसने यहाँ पे कहा है कि ये 4 क्वार्टर टर्न्स हैं, ठीक है। अ वेक्टर इज बैक वेयर इट इज स्टार्टेड। वही बात जो भी मैंने आपको बता दी, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आपने इगन वैल्यूज जो फाइंड किए हैं वो आपकी क्या बनी है, यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू ±1, ठीक है। वो एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लगा के इसको फाइंड किया तो ये आपकी आ रही है। फिर एक दफ़ा आपने माइनस लैम्डा पुट किया, एक दफ़ा आपने प्लस लैम्डा पुट किया, तो यहाँ पे आपके पास दो आपके इगन वेक्टर्स निकल आए, ठीक है। फिर एग्जांपल नंबर 2 है, ये सेम देख लें। यहाँ पे पॉइंट्स में आके वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि नंबर्स जो है वो आपके डेसिमल पॉइंट में होंगे। तरीका सेम वही है, आपने वही क्वाड्रेटिक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज़ करनी है, वहाँ से अपनी इगन वैल्यूज फाइंड करनी है, उन्हीं इगन वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करना है, तो इगन वेक्टर्स आपके निकल आएंगे। देन लेक्चर नंबर 31 का आपका जो अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो रियल और इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ वेक्टर है। इसमें क्या है कि इसका आपका जो एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है वो ये कि द कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स वेक्टर x इन सी एन इज द वेक्टर x बार इन सी एन हुज इंट्रीज आर द कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द इंट्रीज इन x। यहाँ तक जो आपका पॉइंट है ये, यहाँ तक ये आपका MCQs में काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है कि आपका एक जो है वो कम्प्लेक्स वेक्टर है x, ठीक है। उसका आप जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो x बार बन जाता है, ठीक है। तो उसकी जो इंट्रीज होती हैं वो वही होती हैं जो x में होती हैं, लेकिन क्या होता है कि उसमें दो पार्ट होते हैं, एक को आप रियल पार्ट कहते हैं, एक को आप इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। जब आप कॉन्जुगेट लेते थे तो आपकी जो आयोटा वाली टर्म होती है उसके साथ आपका साइन चेंज हो जाता था और बाकी दूसरी टर्म ऐसे ही रहती थी। तो उसको जो विदाउट आयोटा की टर्म होती है उसको आप रियल पार्ट कहते हैं और जो आयोटा वाली टर्म होती है उसको आप इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने माइंड में रखना है, ये आपके MCQs में आ सकता है। देन आगे से इस तरीके से एग्जांपल है एक्स, इसके जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है वो सबसे पहले अलग किए हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करके फिर दोनों का जो है वो कॉन्जुगेट ले लिए। आपको इस तरीके से भी कर सकते हैं और आप डायरेक्ट भी ये जो आपका है इसको आप जो है वो फाइंड कर सकते हैं। 3 माइनस आयोटा आयोटा और 2 + 5 आयोटा है, तो आप डायरेक्ट अगर इसका कॉन्जुगेट नहीं तो x बार इज इक्वल टू 3 + आयोटा माइनस आयोटा एंड 2 - 5 आयोटा आ जाएगा। अगर जो है वो B एक M क्रॉस N मैट्रिक है विद पॉसिबली कम्प्लेक्स इंटरीज, देन B बार डिनोट द मैट्रिक हुज इंटरीज आर द कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द इंटरीज इन B, ठीक है। ये भी आपका MCQs में आया था कि अगर B एक मैट्रिक है तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो किससे डिनोट किया जाता है, B के ऊपर एक बार होती है उससे डिनोट किया जाता है। देन इगन वैल्यूज एंड इगन वेक्टर ऑफ अ रियल मैट्रिक दैट एक्ट ऑन CN, यानी कि रियल इगन वैल्यूज और इगन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं रियल मैट्रिक के जो कि CN के ऊपर एक्ट करते हैं। ये भी सेम वही तरीका होता है, आपने वही अपनी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो लगानी होती है और उसको इस तरीके से सॉल्व करना होता है। देखिए एग्जांपल नंबर 5 है, द इगन वैल्यू ऑफ द रियल मैट्रिक इज इन एग्जांपल 2 द कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। ये कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है आपके पास और इनके करस्पॉन्डिंग इगन वेक्टर्स जो हैं वो फाइंड किए हैं जब, तो वो भी आपके यही निकले हैं V1 और V2, यानी कि जो आपने एग्जांपल नंबर 2 किया उसमें जो इसके कॉन्जुगेट थे, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट थे, जो इगन वैल्यूज निकली थी वो 0.8 - 0.5 और 0.8 + 0.56 आयोटा निकला था। फिर जब आपने उस मैट्रिक में जो आपका मैट्रिक बनता है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से वो पुट किया तो जो आपके इगन वेक्टर निकलेंगे वो भी आपके कम्प्लेक्स ही होंगे, जैसे कि V1 और V2 यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 6 है, इसके भी A and B are real and not both 0, then the eigen value of C are lambda, यानी eigen values दी हुई है और जहाँ से फिर इसने क्या किया कि eigen vectors जब फाइंड किए हैं तो ये आपका जो पॉइंट है इसमें where phi is an angle between the positive x-axis and the ray from 0 0 through AB, ये आपका MCQs जो है वो क्विजेस में भी रिपीट हो रहा है, आपके फाइनल में भी आ सकता है कि फाई क्या है, फाई का एंगल है पॉजिटिव x-axis के दरमियान और जो उसकी रे है वो कहाँ से 0.00 से, ये ग्राफ में आपको दिखाया गया 0 से थ्रू AB पार्ट तक आ रही है और फाई जो है वो एंगल है, इसको आर्गुमेंटेड ऑफ लेमडा कहा जाता है और लेमडा इज इक्वल टू A + B आयोटा का ये आर्गुमेंटेड होता है, ठीक है। बस इस लेक्चर में यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। फिर से हम इस तरीके से आपकी कुछ एग्जांपल नंबर 7 है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
देन आगे ये एक थ्योरम है आपका लास्ट वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपके एमसीक्यूज़ में भी रिपीट हुआ है और आपके फाइनल टर्म में भी ये थ्योरम आ सकता है कि अगर ए जो है वो रियल मैटर के 2/2 का और इसकी इगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू a माइनस बी आयोटा है, जबकि बी नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो जो एसोसिएटेड इगन वेक्टर बनेगा वी एन सी स्क्वायर में, वो ये तीनों एमसीक्यूज़ जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं कि ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए इज इक्वल टू पी सी पी इनवर्स, और सी इज इक्वल टू कौन सा मैट्रिक है, ए माइनस बी बी ए, और पी इज इक्वल टू रियल और इमेजिनरी वेक्टर। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। देन आगे आपका जो है वो लेक्चर नंबर 33 है। लेक्चर नंबर 33 अबाउट डिस्क्रीट डायनामिकल सिस्टम है। इस लेक्चर में ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके शार्ट एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, जो मैं आपको एमसीक्यूज़ जो हैं वो कवर करवा देती हूँ। इसमें डायनामिकल सिस्टम में क्या होता है कि इक्वेशन डिस्क्राइब की जाती है एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू ए के ए एक्स के इगन वैल्यूज़ और इगन वेक्टर्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, जो लॉन्ग टर्म बिहेवियर होते हैं उनके। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसी तरीके से आपका ये आपको इक्वेशन नज़र आ रही है, C1 AB1 प्लस C2AB2 प्लस CN AB1। ये जो ए है इसकी जगह पे जब आप इगन वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो आपकी λ1 λ2 λ3 और जो जर्नल इसकी फॉर्म बनती है वो C1 λ1 की पावर के V1 प्लस C अप टू सो ऑन CN λn और के V के इसकी पावर के होती है और वी की पावर फिर एन और के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। आपके पास एग्जांपल नंबर 1 है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। ये पार्ट है ना इसका लेक्चर का, ट्रेजेक्ट्री ऑफ डायनामिकल सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज़ इसमें से बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, आपने इसको ध्यान से देखना है। इन 2/2 मैट्रिक्स द ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम एवोल्यूशन कैन एनहांस द अलजेब्रिक कैलकुलेशन वी कैन व्यू दैट हैपन टू द इनिशियल पॉइंट x0 इन R2। यानी कि आपका एक 2/2 का मैट्रिक होता है, उसमें ज्योमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन उसकी दी होती है और उसमें जो मैपिंग होती है वो x2 x होती है। जो ग्राफ आप बनाते हैं x0 x1 अप टू जितने भी टर्म्स होते हैं उसको आप ट्रेजेक्ट्री ऑफ डायनामिकल सिस्टम जो है वो कहते हैं। यहाँ पे आपको एक इसने एग्जांपल दी है, इसके आपने ट्रेजेक्ट्रीज जो है वो निकालनी है। यहाँ पे एक एक मैट्रिक दिया हुआ है -8 0 एंड -6 0। ये आपका एक डायगोनल मैट्रिक है, इसमें जो इगन वैल्यूज होंगी वो -8 और 0.64 होंगी। ठीक है, 0.8 और 0.64 होंगे ये इगन वैल्यूज़ है। इनको अपने मैट्रिक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाले मैट्रिक में पुट करके यहाँ से इसकी इगन वेक्टर्स आपने निकालने हैं, जैसे V1 और V2 यहाँ पे निकाले गए हैं और फिर इसको इस इक्वेशन में पुट कर देना C1 V1 प्लस C2 V2 दैन एक्स के इज इक्वल टू C1 और V1 की पावर क्या होती है आपके फार्मूला के मुताबिक, उसकी पावर के होती है, लैम्डा की पावर के होती है, तो -8 और 1 0 जो आपका वेक्टर है वो आ जाएगा C2 और लैम्डा 2 की पावर के 61.64 और साथ में V2 0 और 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ये जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ओरिजिन अट्रैक्टर कब कहलाता है, रिपेलर कब होता है, उसका जब ज़ीरो हो तो क्या पॉइंट होता है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द ओरिजिन इज कॉल्ड द अट्रैक्टर ऑफ द डायनामिकल सिस्टम बिकॉज ऑल द ट्रेजेक्टरी टूवर्ड्स ओ। ठीक है, जब टूवर्ड्स करेगा तो फिर क्या होगा, उसको अट्रैक्टर कहेंगे। ठीक है, इगन वैल्यू जो है वो अगर लेस दैन 1 होगी तो दिस अकर व्हेन बोथ इगन वैल्यूज़ आर लेस दैन इन मैग्नीट्यूड। ये कब होता है कि जब जो इगन वैल्यूज़ है वो लेस दैन 1 होती है मैग्नीट्यूड में। और अट्रैक्शन कब होगी, इगन वेक्टर V2 हैज़ इट एज अ स्मॉलर इगन वैल्यू। जब इगन वैल्यू स्मॉलर होंगी तो फिर क्या होगा कि अट्रैक्ट करेगा इसको। ठीक है, देन एग्जांपल नंबर 3 है, ये एग्जांपल सेम उसी तरीके से करनी जो एग्जांपल नंबर 5, इसमें भी ये एंड पे कुछ पॉइंट्स हैं। ओरिजिन को रिपेलर कब कहेंगे, जब ऑल ट्रेजेक्टरी ट्रेंड अवे फ्रॉम द ज़ीरो। ठीक है, इसमें इगन वैल्यूज़ जो हैं वो ग्रेटर दैन 1 होती हैं और डायरेक्शन रिपल्शन कब होती है, थ्रू ओ एंड दैट वेक्टर हैज़ अ लार्जर इगन वैल्यू। जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पे है कि अगर जो है वो इगन वैल्यूज़ लेस दैन 1 होंगी तो ओरिजिन बिहेव करेगा एज एन अट्रैक्टर, और जब इगन वैल्यूज़ ग्रेटर दैन 1 होंगी तो ओरिजिन बिहेव करेगा एज अ रिपेलर। एग्जांपल नंबर 4 है, बाकी एग्जांपल सेम उसी तरीके से है, जस्ट ये जो आखिरी वाली यहाँ पे इसके कुछ इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको सैडल पॉइंट कब कहते हैं, जब आपका इगन वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन 1 होती है और मैग्नीट्यूड में, तो उसको आप जो है वो सैडल पॉइंट कहते हैं। ये आपके एमसीक्यूज़ में बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, इनको आप अच्छे तरीके से देख लें। एग्जांपल नंबर 5 है, एग्जांपल का तरीका वो है, इसमें भी एंड पे ये कुछ पॉइंट है, यहाँ से आपने इसको जो है वो इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है कि कम्प्लेक्स इगन वैल्यू को एब्सोल्यूट कब होती हैं। ये जस्ट एक दफ़ा ये रीड करने वाले टॉपिक्स हैं, इनको अपने अच्छे तरीके से रीड करना है, आई होप सो आपको समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह ये लेक्चर आप सबके लिए हेल्पफुल होंगे।
और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।